तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है ये। फाइनेंस होता क्या है? फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसा 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 पैसा। कोई भी बिजनेस बिना पैसे के नहीं चल सकता। पैसा हाथ का मैल है, लेकिन ये मैल बहुत जरूरी है ना? जरूरी। तो कोई भी बिजनेस, इनफैक्ट कोई भी फैमिली, कुछ भी बिना पैसे के कुछ नहीं चल सकता। ठीक है? जब आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, हाँ एक बार को आपको ये हो कि किसी जॉब में जाना है, तो आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप जॉब में जाओगे, तो जॉब सर्च करने के लिए भी इवन पैसा चाहिए होता है, बट चलो फिर भी उतना नहीं जितना कि बिजनेस को स्टार्ट करने में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि like blood is flowing in our veins, finance is blood for any business which has to go through all the veins. तो कोई भी बिजनेस में अगर फाइनेंस थोड़ा ज्यादा हो गया, होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो गया तो हाई बीपी हो जाएगा, और थोड़ा सर्कुलेशन कम हो गया तो लो बीपी हो जाएगा, और अगर ब्लड कहीं पे भी जम गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। सेम विद द फाइनेंस इन द बिजनेस, कि अगर वो फाइनेंस ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि आपके पास अननेसेसरी बहुत फाइनेंस पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, तो भी किसी बिजनेस के लिए वो खतरनाक ही है। अगर किसी बिजनेस में कैश फ्लो बहुत कम है तो भी वो खतरनाक है, और अगर कहीं पे पैसा अटक गया, स्टक हो गया, तो वो भी खतरनाक है। तो बहुत मैनेज करना पड़ता है हमें फाइनेंस को, कि वो बिल्कुल स्मूथली चले। तो हम मैनेज कैसे करते हैं ये तो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे कि हाउ फाइनेंस इज मैनेज्ड। हमारे पास चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बट अभी हमारे लिए पढ़ना क्या जरूरी है? व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू रेज फाइनेंस फॉर एनी बिजनेस। और ये चैप्टर आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज आपका 12th में आता है यूज। ये मान के चलते हैं कि बच्चे 11th में ये चैप्टर पढ़कर आए हैं तो 12th में रिपीट नहीं होता है। तो जिसको ये चैप्टर नहीं आता उसके लिए 12th की बिजनेस स्टडीज में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इवन अकाउंटेंसी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सबसे पहली बात, हमें फाइनेंस की जरूरत क्यों है? क्या तुम्हें क्या लगता है? फाइनेंस की इसकी जरूरत है ताकि बिजनेस को चला सके, फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। तुम्हारी बात को मैंने एक टर्म दे दी, और बताओ। प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वाह, तो बड़ा टेक्निकल बोल गया। प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन, बड़ा टेक्निकल बोल गया यार। तो वो तो हम बुक में से देखा? नहीं मैम, प्रॉफिट मुझे याद है पिछले चैप्टर। गुड्स एंड सर्विसेज। और बताओ, और फाइनेंस क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? सोच के देखो, तुम्हें कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, तुम्हें पैसा किस किस काम के लिए चाहिए होगा, या बिजनेस को चलाने में पैसा किस किस काम के लिए चाहिए होगा? बिजनेस में एम्प्लॉयज का मतलब एम्प्लॉयज को जॉब मिलना होगा, रिम्यूनरेशन, सैलरी देने के लिए। तो ये तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज में सब आ गया। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस की जरूरत बेसिकली बहुत ब्रॉड कैटेगराइजेशन में अगर हम करना चाहें तो दो रीजंस के लिए है। फॉर फिक्स्ड असेट्स, एक्वायरिंग fixed assets, and for working capital requirements. हमें दो पर्पस के लिए चाहिए। अब फिक्स्ड असेट्स में
एक्विजिशन तो हो ही सकता है, ये तो है ही प्राइमरी, कि आप एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट्स लो। ये भी हो सकता है कि आप रिप्लेस करो। एक्विजिशन मतलब परचेज करना, रिप्लेसमेंट यानी कि पुरानी बेच के नई लो, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस की जरूरत है। एक्सपेंशन के लिए भी जरूरत है कि आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, ठीक है ना, तो भी आपको जरूरत है। ठीक है, फिर इन सब में अपग्रेडेशन, अगर मेरे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है, मैं उसको अपग्रेड करना चाहूं, तो ये जितने भी वर्क है इसे हम कहते हैं फिक्स्ड असेट्स मैनेजमेंट, या हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग है। ठीक है, जबकि वर्किंग कैपिटल फॉर रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज, जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज है उनके लिए शॉर्ट टर्म। यहां पर तुम्हारा प्रोक्योरमेंट भी आ गया, ठीक है ना, रॉ मटेरियल परचेज, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सब। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे ऑपरेशन से हो। फाइन, तो दीज आर द टू रीजंस बेसिकली फॉर विच वर्किंग कैपिटल और फॉर विच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। गॉट इट? ये नोट करो, फिर आगे हम अलग से सोर्सेस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स में पहला हमारे पास आया ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में क्या हुआ, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो जनरली जो हमारे लेस देन 1 ईयर होते हैं वो शॉर्ट टर्म में है, फिर अप टू 1 to 3 ईयर्स जो होता है वो मीडियम टर्म में है, और मोर देन 3 ईयर्स लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, ये बहुत जनरल सा है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स, ठीक है ना, एंड ओनर्स फंड ही हमारे इंटरनल सोर्सेज होते हैं। अगर हम ये कैटेगराइजेशन करें जनरेशन के बेसिस पे कि हाउ फंड्स आर जनरेट, तो हम कहेंगे ओनर्स फंड ही इंटरनल सोर्सेज है, और जो बोरोड फंड्स है वो ही हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। याद है हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था, ओनर्स फंड इंटरनल इक्विटी और बोरोड फंड्स एक्सटर्नल इक्विटी, याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में? कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, तो अब इनमें जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं मैं एक एक करके करने हैं। तो जैसे इक्विटी है, प्रेफरेंस है, इनको तो हम डिटेल में करने वाले हैं। इधर से हम देखें तो डिबेंचर्स भी थे, ये रहे डिबेंचर्स, ये भी हम डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये भी हम डिटेल में करने वाले हैं इधर से ये। तो इनको तो अभी हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, जो हम डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन जो हम डिटेल में नहीं करने वाले जिनका सिर्फ नाम ही है, हम उनके बारे में थोड़ी सी बात अभी कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहां से स्टार्ट करें, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है, देखो कमर्शियल पेपर तुमने यहाँ पे भी नोटिस किया और कमर्शियल पेपर यहाँ पे भी नोटिस किया, तो यहां से एक बात तो कॉमन आ गई कि कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं वो लेस देन 1 ईयर होता है। इसका जो पीरियड होता है वो होता है 14 days to 365 days। जनरली कमर्शियल पेपर्स इशू कौन करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज।
इशूड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज। याद है जॉइंट स्टॉक कंपनीज हमने पढ़ा था फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, पढ़ा है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इशूड वो करते हैं और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर इशूइंग कमर्शियल पेपर्स। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है? अब ये ब्रिज है, अब इसको फाइनेंस कैसे करेंगे? देखो होता क्या है, मान लो कोई प्रोजेक्ट है, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, कंपनी को ये पता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट 3 महीने का है, 3 महीने बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो अब मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए फंड चाहिए। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो मेरी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, वर्किंग कैपिटल है, इसके लिए चाहिए। आई एम 100% श्योर कि 3 महीने बाद मेरे पास आ जाएगा। मेरी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, पीपल ट्रस्ट मी, बैंक्स ट्रस्ट मी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट मी। तो फॉर दैट पर्पस मैं जो फंड रेज करती हूँ उस ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए 3 महीने के लिए, दैट इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। दैट कैन बी इशूड रेज्ड बाय कमर्शियल पेपर्स। तो कंपनी कमर्शियल पेपर्स इशू करती है और उसके बदले उन्हें वो पैसे मिल जाते हैं। जैसे कंपनी शेयर्स भी इशू करती है, तो हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में पढ़ा कि एक प्रोसेस होता है कि पहले प्रोस्पेक्टस इशू होगा, फिर लोग अप्लाई करेंगे, फिर शेयर्स अलॉट होंगे। सो समटाइम्स इट विल टेक सपोज 45 डेज। तो अगर इसमें 45 डेज लग रहे हैं तो उतने टाइम के लिए हमने जो फंड रेज करना है दैट इज कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। तो ये हमारा कमर्शियल पेपर हो गया। फिर हम आते हैं लीज फाइनेंसिंग पे। लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, मुझे अभी लोन चाहिए, तो मैंने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले लिया, उसको लीज पे रख के। ठीक है, तो लीज फाइनेंसिंग में बहुत चीजें आती है। लीज फाइनेंसिंग में आप किसी भी प्रॉपर्टी, मशीन, इनके अगेंस्ट आप लोन ले लेते हो। तो ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो फर्म्स भी यूज करती हैं, हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स भी यूज करते हैं, वेरी कॉमन मेथड। फायदे नुकसान सबके होते हैं, जितने भी हम यहाँ लिखे हैं उन सबके फायदे नुकसान हैं। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि दिस इज द बेस्ट। इट ऑल डिपेंड्स कि क्या जरूरत है, कितने टाइम के लिए जरूरत है, कितना अमाउंट की जरूरत है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम एंड में करेंगे। ठीक है, ये लीज फाइनेंसिंग हो गई। लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या हुआ, जैसे कि कमर्शियल बैंक से लोन लिया, अब अगर वो लोन हमने मान लो 200 डेज के लिए लिया, तो वो लोन हमारा यहाँ ट्रेड क्रेडिट में आ गया या बैंक्स में आ गया, शॉर्ट टर्म में आ गया। ठीक है ना। अगर वो लोन हमने सपोज हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट एज अ लोन ले सकते हैं ना, वो लिया, तो वो यहाँ शॉर्ट टर्म में भी आ गया, यहाँ बोरोड फंड्स में भी आ गया। समझ रहे हो? या बिल्स रिसीवेबल है, वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, वो भी एक तरह का लोन ही है। तो बिल्स रिसीवेबल तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि होता ही लेस देन 1 ईयर के लिए है, तो वो भी हमारा ट्रेड क्रेडिट हो गया। तो ये सब हमारे रिलेटेड है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक से लोन लें या हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, हम उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। ठीक है ना। हमने व्हीकल लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया, बहुत सारे तरह के लोन होते हैं, हमने फर्निशिंग लोन लिया, बहुत तरह के लोन्स होते हैं। तो ये सब हमारे लिए डिपेंड करता है टेन्योर कितना है। अगर 1 साल के अंदर का है तो शॉर्ट टर्म आ गया, 1 साल से ज्यादा है तो ये वाला आ गया, 3 साल तक ये आ जाएगा, और वरना लॉन्ग टर्म है तो ये आ जाएगा। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग इसमें भी हमने कर ली। तो ये सब हो गया। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? पब्लिक डिपॉजिट्स यहां भी है, पब्लिक डिपॉजिट्स यहां भी है। पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब नाम से कुछ पता लग रहा है? बिल्कुल, पब्लिक से पैसा लेना। पब्लिक से पैसा लेना एक तरह से हमने उनसे उधार ही लिया है, लेकिन हम टैक्स कहां से आ गए? तुम टैक्स लोगे क्या? गवर्नमेंट लेती है टैक्स। यार कैसी बातें कर दी आपने। पब्लिक से पैसा लेना मतलब एक डिपॉजिट्स की फॉर्म में कि
instead of issuing debentures is also a kind of borrowings from public, but instead of borrowings from public हम क्या करते हैं, हम पब्लिक डिपॉजिट्स, यानी कि हम उनसे डिपॉजिट्स ले रहे हैं, जैसे बैंक में डिपॉजिट्स रखते हैं ऐसे ही पब्लिक में डिपॉजिट्स, पब्लिक से हमने पैसा लिया वो डिपॉजिट्स की फॉर्म में। एक फिक्स टेन्योर होता है, वो फिक्स टेन्योर हमारे पास 90 डेज भी हो सकता है, वो फिक्स टेन्योर हमारे पास 2 साल भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग कि वो पब्लिक डिपॉजिट्स हमने कितने दिन के लिए लिए हैं, और उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। भाई पब्लिक ऐसे ही थोड़ा पैसे दे देगी, उनको इंटरेस्ट मिलता है उसके बदले में, तो वो भी एक तरह की हमारी लोन हो गया। ठीक है, एक और टर्म हम यहाँ पे बार बार देख रहे हैं फैक्टरिंग की। फैक्टरिंग यहाँ भी आता है, फैक्टरिंग एक्सटर्नल सोर्सेस में भी आता है। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर इसको देसी भाषा में बोले तो मुन्ना भाई जो कलेक्शन करता है, लेकिन हाँ हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में बोले तो फैक्टरिंग इज अ फॉर्म ऑफ डेब्ट कलेक्टिंग डिपार्टमेंट। फैक्टरिंग में क्या हुआ, मेरे को पैसा लेना है बहुत लोगों से, मैंने तुम्हें अपॉइंट कर दिया, मैंने तुम्हें फैक्टरिंग दे दी, मैंने कहा देखो तुम जितना कलेक्शन करके लाओगे मेरे, उसका कुछ % कमीशन में तुम्हें दे दूंगी, वो होती है फैक्टरिंग। दिस इज एन ऑफिशियल वे। ऑलमोस्ट अब हर एक बैंक में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे भी बोरोइंग्स दी जाती है, लेंडिंग करते हैं मनी, वहां पर डेब्ट कलेक्शन डिपार्टमेंट एक अलग से होने लग गए हैं। पहले ये प्राइवेट बैंक्स में होते थे, कमर्शियल बैंक्स में नहीं होते थे, लेकिन अब तो ये कमर्शियल बैंक्स में भी होने लग गए हैं, क्योंकि लोन्स इतने ज्यादा होने लग गए हैं, डिफॉल्टर्स इतने ज्यादा होने लग गए हैं, तो डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसीज ऐसे अलग से बन गई हैं जिनका काम ही ये होता है। आउटसोर्स भी कर सकते हैं इस काम को, या अपना खुद का डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब जो हमारे पास बचे हैं इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स एंड रिटेन अर्निंग्स, ये 4 आपके पास है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन ये 4 इतने इंपॉर्टेंट हैं कि 12th में भी जो आपकी एक बुक, 3 बुक्स हैं अकाउंटेंसी की 12th में, तो उसमें आपका थियोरी पार्ट में सब कुछ आता है। बिजनेस स्टडीज की 2 बुक्स हैं 12th में, उसमें भी आपका एक चैप्टर है जिसमें मैरिट्स, डीमेरिट्स वगैरह आते हैं। तो ये 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इन 4 को डिस्कस करेंगे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। गॉट इट? Like, share and press the bell button for getting your notifications.